नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में 3 अधिनियमों का वापस एक बार विश्लेषण करने के लिए जा रहे हैं। इन तीनों अधिनियमों को आपस में जोड़ करके आपके यूपीएससी प्री या किसी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, उसका व्यापक एनालिसिस मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसमें मैंने कल आपको जो है 1773 से लेकर 1858 तक का जो अधिनियम था उसका एनालिटिकल पार्ट मैंने आपको समझाया था, कहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं और कहां से किस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। आज इसी पार्ट के अंतर्गत हम 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों का व्यापक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है ये आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ भारत का जो संवैधानिक विकास है उस भारत के संवैधानिक विकास में भी इन तीनों अधिनियमों की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ हमारा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक टॉपिक आता है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास के अंदर भी इस टॉपिक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो आज हमारा संविधान है उस संविधान में 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों की निश्चित रूप से अहम रोल है। तो हम इन तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन जो है आपके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले, जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले लिखूं 1909 का अधिनियम, तो जो 1909 का अधिनियम है, एक्ट ऑफ 1919, यहां 1909 का जो अधिनियम होगा उस 1909 के अधिनियम से आपके पास क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे 1909 का जो अधिनियम है, एक्ट ऑफ 1909 जो है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आपका 1909 के अधिनियम का, वो पहला प्रश्न कि इस अधिनियम को किस और नाम से जाना जाता है। तो इसी अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर एक चीज आप देखिए, यहां पर 1909 का जो अधिनियम है इसे मिंटो मार्ले सुधारों के नाम से जाना जाता है, जबकि इसी के पैरेलल में हम प्रयास करेंगे। जैसे 1909 मैंने आपको लिखने का प्रयास किया, तो हम तीनों का एक विश्लेषण आपके सामने करेंगे। सबसे पहले 1909 और फिर 1919 और उसके बाद 1935 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1935। और प्रत्येक अधिनियम के पीछे की पृष्ठभूमि जो है उस अधिनियम को तैयार करने में अपना अहम रोल अदा करती है। ध्यान रखना, 1909 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधारों के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के नाम से। यहां पर लॉर्ड मिंटो जो है बेसिकली उस समय वाइसरॉय थे, जबकि मार्ले थे उस समय के भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 1919 जो है इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका जो नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से इसको जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि 1935 का जो अधिनियम है, इस 1935 के अधिनियम को भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। पर्टिकुलर इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना 1935 का अधिनियम जो आया वो अधिनियम बेसिकली किन निष्कर्षों के बाद में आया। तो यहां पर 1935 का अधिनियम जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट, पहला बिंदु तो आप किसको ध्यान रखोगे, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन प्लस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्लस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये तीनों का नतीजा होगा आपका 1935 का अधिनियम। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट, जहां पर 1909 का अधिनियम जो है इसे मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स कहते हैं, 1919 का अधिनियम है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, जबकि 1935 का जो अधिनियम है उस 1935 के अधिनियम किसका निष्कर्ष माना जाता है, तो उत्तर होगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्लस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये यहां पर आप लोग ध्यान रखोगे। तीनों ही अधिनियम के दौरान भारत की सत्ता को कौन संभालता था,
तो यहां पर ध्यान रखना, भारत की सत्ता को उस समय वायसरॉय और उसकी काउंसिल संभालती थी। वायसरॉय उसकी काउंसिल जो है भारत की सत्ता को संभालती थी। तो यहां पर एक बिंदु आपका तीनों में कॉमन जाएगा और वो होगा वायसरॉय और उसकी काउंसिल। और ध्यान रखना, वायसरॉय उसकी काउंसिल मिलकर क्या कहलाती थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। वही सत्ता की सबसे ताकतवर केंद्र बिंदु थी। कौन? वायसरॉय एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय। यहां पर इस बिंदु को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर मिंटो मार्ले सुधार के अंदर जो पहला रिफॉर्म किया गया कि वायसरॉय की कार्यकारिणी में कम से कम एक भारतीय सदस्य का प्रावधान किया गया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, कम से कम एक भारतीय सदस्य का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। किसमें? 1909 के अधिनियम के अंदर। जबकि 1919 का जो अधिनियम होगा उसमें वायसरॉय की कार्यकारिणी में कम से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो यहां पर जो आएगा वो बेसिकली आएगा 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान। 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान कि यहां पर टोटल मेंबर 9 है, उस 9 में कम से कम एक भारतीय होगा। और ऐसा पहला भारतीय जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना वो थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहां पर ये क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी में पूछा गया है कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहां पर देखोगे आप तो यहां पर सदस्यों की संख्या को 1 से बढ़ाकर कम से कम 3 कर दिया गया है। और ध्यान रखना, 3 का मतलब क्या होगा? सत्ता में भारतीयों की भागीदारी को लगातार बढ़ाना। जैसे यहां पर 1, यहां पर 3, 1935 में संख्या और बढ़ेगी। और ध्यान रखना, जो वेवेल योजना आएगी 1945 में, तब तक अंग्रेज ये कहेंगे क्या कि केवल 2 पोस्ट आप अंग्रेजों के लिए छोड़ दीजिए, बाकी सब आप रख लीजिए। इस नौबत तक आएगा। एक चीज देखिए आप, 1909 से पहले वायसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भी भारतीय मेंबर नहीं होता था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की परिपक्वता ने इतना प्रेशर डाला, इतना दबाव डाला कि जैसे जैसे भारतीय जनता जागरूक होती गई, वैसे वैसे वायसरॉय की कार्यकारिणी में भारतीयों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ती गई। तो यहां पर 1, यहां पर 3 और यहां पर भी इसके उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। और पहुंचते पहुंचते अगर हम 1945 की वेवेल योजना तक पहुंचे तो वहां पर कहा गया कि केवल 2 अंग्रेज रहे और बाकी सब भारतीय हो जाएं। ऐसा प्रोविजन वहां पर किया गया था। तो इस बिंदु को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये पहला पॉइंट था आपका कि पहला बिंदु आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन 1909 और 1919 में करें तो क्या होगा, और 1919 और 1935 में करें तो उसका क्या अंतर आएगा। उसके बाद हम देखें, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपका आएगा, दूसरा बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विधान परिषदों की स्थापना पहले ही कर दी गई थी। मतलब 1892 का एक्ट जो है वहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन भारत में विधान परिषदों में भारतीयों की सदस्य संख्या में व्यापक स्तर पे जो बढ़ोतरी की गई है वो 1909 से स्टार्ट की गई है। जैसे 1909 के अधिनियम में हम बात करें यहां पर केंद्रीय विधान परिषद की, अगर हम बात करें केंद्रीय विधान परिषद की, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो केंद्रीय विधान परिषद में जहां पर 1909 में पीछे से संख्या को 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। यहां पर ये बिंदु आप ध्यान रखोगे कि 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। जबकि यहां पर थोड़ा और अंतर आएगा, और वो अंतर क्या है कि इस जगह तक पहुंचते पहुंचते 1919 में केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या में न केवल बढ़ोतरी की गई, बल्कि यहां पर केंद्रीय विधान मंडल को द्विसदनीय बना दिया गया, जिसको हम कहेंगे बाई कैमरल। यहां पर कैसा बना दिया गया, द्विसदनीय बाई कैमरल बना दिया गया। जबकि 1935 तक पहुंचते पहुंचते
ये जो सदन होगा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय होगा, लेकिन संख्या में और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे यहां पर भी, जैसे आज हमारी संसद जो है उसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम में कब से होती है? तो 1919 के अधिनियम से होती है। तो उसको आप ध्यान रखना। यहां पर भी केंद्रीय विधानमंडल जो है वो बेसिकली इस जगह भी द्विसदनीय हो जाएगा। और एक बड़ा अंतर क्या आएगा कि अभी तक रियासतें शामिल नहीं है 1919 तक, लेकिन 1935 का जो अधिनियम आएगा उसमें रियासतों को भी शामिल कर लिया जाएगा। जब रियासतों को शामिल कर लिया जाएगा तब इसका नाम केंद्रीय विधान मंडल न होकर क्या हो जाएगा? संघीय विधान मंडल। तो दूसरा बिंदु आप लोग ध्यान रखना, 1909 के अधिनियम में अचानक संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई और यह संख्या केंद्रीय विधानमंडल में 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और इस 60 में अधिकांश भारतीय होंगे। इसी प्रकार केंद्रीय विधानमंडल को 1919 में द्विसदनीय बना दिया गया, जिसको हम कहते हैं बाई कैमरल सिस्टम। जैसे आज हमारी संसद द्विसदनीय है, इस द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट से की गई? तो उत्तर होगा 1919 के अधिनियम से की गई और 1935 के अंदर उसको जारी रखा गया और उसका नाम हो गया संघीय विधानमंडल, फेडरल लेजिस्लेचर। ये इसका नाम हो गया। तो इसको आप यहां पर बहुत बेहतर तरीके से याद रखोगे। अब आप देखिए, जहां पर केंद्रीय विधानमंडल यहां पर 60 संख्या थी, वहां पर केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय करके और यहां पर दो सदन बनाए गए। एक का नाम रखा गया राज्य परिषद, जिसको हम कहेंगे स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद, और दूसरा जो था उसको नाम दिया केंद्रीय सभा, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल असेंबली। मतलब यहां पर एक हाउस था 1909 में, 1919 तक पहुंचते पहुंचते न केवल सदन को द्विसदनीय बना दिया गया, बल्कि दो सदन थे, राज्य परिषद और केंद्रीय सभा, जिसमें राज्य परिषद की संख्या कर दी गई 60, जबकि केंद्रीय सभा की संख्या कर दी गई 145। 145, ये भी ध्यान रखोगे। यहां पर केवल 60 थी, एक ही हाउस था, केवल 60 थी। यहां पर संख्या दो सदन कर दिए गए और संख्या को लगभग तिगुना कर दिया गया। केवल एक हाउस में स्टेट काउंसिल में 60, जबकि सेंट्रल असेंबली में 145 संख्या कर दी गई। यहां तक पहुंचते पहुंचते ध्यान रखना, ये संघीय विधानमंडल द्विसदनीय रहा। उसके भी दो हाउस थे, एक का नाम फिर रखा गया राज्य परिषद, राज्य परिषद स्टेट काउंसिल, और दूसरा जो है उसको कहेंगे संघीय सभा, इसको कहेंगे फेडरल असेंबली। अब देखिए, जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद जिसको हम कहेंगे स्टेट काउंसिल है, उसकी संख्या, राज्य परिषद, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, इस पूरे का एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यहां पर दो सदन बनाए गए, एक का नाम रखा गया राज्य परिषद, जिसको हम कहेंगे स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद, और दूसरा जो था उसको नाम दिया केंद्रीय सभा, जिसको हम कहेंगे सेंट्रल असेंबली। मतलब यहां पर एक हाउस था 1909 में, 1919 तक पहुंचते पहुंचते न केवल सदन को द्विसदनीय बना दिया गया, बल्कि दो सदन थे, राज्य परिषद और केंद्रीय सभा, जिसमें राज्य परिषद की संख्या कर दी गई 60, जबकि केंद्रीय सभा की संख्या कर दी गई 145। 145, ये भी ध्यान रखोगे। यहां पर केवल 60 थी, एक ही हाउस था, केवल 60 थी। यहां पर संख्या दो सदन कर दिए गए और संख्या को लगभग तिगुना कर दिया गया। केवल एक हाउस में स्टेट काउंसिल में 60, जबकि सेंट्रल असेंबली में 145 संख्या कर दी गई। यहां तक पहुंचते पहुंचते ध्यान रखना, ये संघीय विधानमंडल द्विसदनीय रहा। उसके भी दो हाउस थे, एक का नाम फिर रखा गया राज्य परिषद, राज्य परिषद स्टेट काउंसिल, और दूसरा जो है उसको कहेंगे संघीय सभा, इसको कहेंगे फेडरल असेंबली। अब देखिए, जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद जिसको हम कहेंगे स्टेट काउंसिल है, उसकी संख्या, राज्य परिषद, एक बार आप
इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, इस पूरे का एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इस प्रकार आप देखोगे 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम में जो केंद्रीय विधानमंडल है, उस केंद्रीय विधानमंडल के अंदर सबसे पहले 1909 के अंदर संख्या को बढ़ा के 16 से 60 किया गया, जबकि 1919 में पहुंचते पहुंचते इसको 60 और 145, और जबकि तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहां पर यह संख्या 260 और 375 कर दी गई, 375। तो आप देखिए संख्या में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहां पर इन दोनों जगह पे, जैसे यहां पर जो संख्या आएगी वो बेसिकली 28 और जो 32 है, 28 और 32 है, लेकिन यहां पर जो संख्या है वो जो 28 है वो मनोनीत है, जबकि जो 32 है वो निर्वाचित है। इसी प्रकार से 60 और 145 के भी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होंगे, लेकिन यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर जो निर्वाचित और मनोनीत का मतलब यहां मनोनीत का होगा देशी रियासतों से होने वाले मनोनीत सदस्य। तो तुलनात्मक अध्ययन में पहला बिंदु क्या ध्यान रखोगे, नंबर 1, 1909 में वायसरॉय की कार्यकारिणी में कम से कम एक सदस्य का प्रावधान किया गया, 1919 में 3 का प्रावधान किया गया, और 1935 में संख्या को और बढ़ाया गया, और 1945 में यह कहा गया कि भारतीयों केवल एक पद हमें, केवल 2 पद हमें दे दो, वायसरॉय और कमांडर इन चीफ, और बाकी सब पद आप रख लीजिए। देखो ऐसी स्थिति आएगी। ये जो विकास है ये कैसा विकास होगा, ये सकारात्मक विकास है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेवलपमेंट, सकारात्मक विकास इसको कहा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ कुछ नकारात्मक विकास भी होंगे, उस नकारात्मक विकास के पार्ट को भी हम बिल्कुल देखेंगे। अब देखिए आप इसके बाद में यहां पर तीसरा बिंदु जो है, तीसरा बिंदु वो है, और 1919 का अधिनियम सबसे अधिक अगर बदनाम किसी चीज के लिए हुआ तो वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसी को हम कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम। क्या होगा कि ये 1909 का अधिनियम पहला अधिनियम था जिसमें अंग्रेजों ने जानबूझकर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की, और जो सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की, उन आरक्षित सीटों पर वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को दिया गया। मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जो सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित थी, उन आरक्षित सीटों पर यदि मुस्लिम खड़ा होता और सबको वोट देने का अधिकार होता तब भी मुस्लिम जीतता, लेकिन यहां पर जानबूझकर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन सीटों पर वोटिंग का अधिकार भी केवल मुस्लिम समुदाय को दिया गया। ये एक प्रकार का बहुत बड़ा आघात था किसके ऊपर, भारत के जो सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, उस पर चोट की गई। और पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय मानते हुए उसके लिए सीटें आरक्षित की गई। उन आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार और वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय को था। इसलिए लॉर्ड मिंटो जिसके समय ये पूरा हुआ, उसे भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता का पिता कहा जाता है, उसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है, और लॉर्ड मिंटो को वैधानिक सांप्रदायिकता का पिता कहते हैं। तो आप देखो खुद लॉर्ड मिंटो अपने मुंह से कहता है कि हम सांप के ऐसे दांत बोने के लिए जा रहे हैं जिसके परिणाम अत्यंत खतरनाक होंगे। मतलब लॉर्ड मिंटो खुद ये बात कहता है। और ध्यान रखना, जो हमने पढ़ा भारत का विभाजन, उस भारत के विभाजन की वैधानिक शुरुआत कहां से होती है, 1909 के अधिनियम से। और उसके बीज कहां बोए गए थे, तो उसके बीज बोए गए थे 1905 के बंगाल विभाजन के अंदर। अब आप देखिए, जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुस्लिम समुदाय को सीटें आरक्षित कर दी गई, तो ध्यान रखना इसके बाद अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी मांग करने लगे। अब आप कहोगे कि सर भारत में अन्य अल्पसंख्यक समुदाय कौन थे,
तो यहां पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में नाम आता है किसका? सिखों का, ईसाइयों का, एंग्लो इंडियन का, मुस्लिम्स का। इसलिए जब मुसलमानों को 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें मिल गई तो अन्य समुदाय भी इसकी मांग करने लगे, जिसमें सबसे आगे थे कौन? सिख समुदाय, ईसाई समुदाय और एंग्लो इंडियन। इसलिए ध्यान रखना 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। इसी के अंतर्गत आप देखोगे विस्तार का मतलब क्या होगा? यहां पर मुस्लिम समुदाय को न केवल जारी रखा गया बल्कि उसकी सीटों की संख्या में व्यापक बढ़ोतरी की गई। इसी प्रकार आप देखोगे यहां पर सिख समुदाय, ईसाइयों को और एंग्लो इंडियंस को भी, एंग्लो इंडियंस या मैं यूरोपियंस भी कह सकता हूं, यहां पर एंग्लो इंडियंस को भी सीटें आरक्षित कर दी गई। तो आप देखिए ये एक गलत शुरुआत भारत में हो रही है। सीटें आरक्षित आप कर सकते थे लेकिन वोटिंग का अधिकार सबको देना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के जो सामाजिक ताना बाना था उस पर चोट करके कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अपनी शासन व्यवस्था को ही उन्होंने चलाने का प्रयास किया। अब 1935 तक पहुंचे, तो 1935 तक जब हम पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है इन्होंने मुस्लिम्स को इसलिए दिया कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, इस आधार पर उसे ये सीटें प्रदान की गई। लेकिन हकीकत में वास्तविकता में क्या था? वास्तविकता में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत में किसी का शोषण अगर हकीकत में हुआ था तो दलित समुदाय था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ भीमराव अंबेडकर लगातार दलित समुदाय के लिए इस प्रकार की सीटों की मांग कर रहे थे। इसलिए आपको पता होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने दलित समुदाय को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत भारत के सभी प्रांतों को मिलाकर 71 सीटें आरक्षित की। उसके बाद गांधी ने विरोध किया। गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। उसी पूना पैक्ट के तहत फिर स्वीकार किया गया कि भारत के दलित समुदाय को सीटें तो आरक्षित की जाएगी, परंतु ये सीटें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षित न करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की जाएगी। तो आप देखिए यहां पर एक बिंदु और आ रहा है। 1935 के अधिनियम के द्वारा किसको सीटें रिजर्व की गई? उत्तर होगा दलित समुदाय को। और यहां पर दलित समुदाय को किस प्रणाली के तहत? तो उत्तर होगा आपका संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। ये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या होगा कि दलित, जिसे ऑफिशियली शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उसके लिए सीट आरक्षित की जाएगी एवं जिन जिन सीटों पर दलित समुदाय खड़ा होगा वहां पर वोटिंग का अधिकार सबको होगा। मतलब यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर किसको मान लिया गया? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को। किस अधिनियम में? 1935 में। किस पैक्ट के बाद? पूना पैक्ट के बाद। जबकि यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1935 के अधिनियम के अंदर भी जारी रही। किसके लिए? मुस्लिम, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियंस के लिए यहां पर ये जारी रही। और किसको संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें दी गई? तो उत्तर होगा आपके दलित समुदाय के लिए। तो ये बिंदु भी आप बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना सबसे अधिक अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। जैसे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, 1909 के अधिनियम ने भारत की निर्वाचन प्रणाली के प्रत्येक संशोधन पर एक मूलभूत समस्या और विवाद का आधार खड़ा कर दिया था। तो मूलभूत समस्या क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और विवाद का आधार क्या है कि जब एक अल्पसंख्यक समुदाय को सीटें आरक्षित कर दी गई तो अन्य समुदाय भी इसकी लगातार मांग करने लगे
इस कारण उनको भी सीटें देनी पड़ी। तो ये बिंदु आप ध्यान रखोगे 1909, 1919 और 1935 के अंदर। तो तीन, अभी तो हमने 3 पॉइंट्स के आधार पर इसका एनालिसिस किया है। पहला जो बिंदु था वो कौन सा था? नंबर 1, वायसरॉय की कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश। 1909 में 1, 1919 में 3, 1935 में संख्या को और अधिक बढ़ा दिया गया और 1945 तक पहुंचते पहुंचते सभी सीटें भारतीयों को दे दी गई, केवल 2 छोड़कर, वायसरॉय उसकी कार्यकारिणी, वायसरॉय उसका सेना प्रमुख का पद। फिर 1919 फिर हम जाएं तो केंद्रीय विधान परिषद के आधार पर यहां पर एक सदनी थी, यहां पर द्विसदनी थी और यहां पर भी द्विसदनी थी, लेकिन संख्या में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। तीसरा बिंदु जो होगा वो होगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर। पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रवेश कब कराया गया? तो उत्तर होगा 1909 में। और किस समुदाय के लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। किस आधार पर? अल्पसंख्यक समुदाय मान करके। फिर आपका उत्तर होगा 1919 में सर क्या मुसलमानों को हटा दिया गया? नहीं, मुसलमानों को लगातार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें प्रदान की गई। 1919 तक पहुंचते पहुंचते मुस्लिम के साथ सिखों, ईसाइयों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें प्रदान कर दी गई। इसी प्रकार 1935 में यह सब तो जारी रहेगा ही रहेगा, एक और समुदाय अर्थात दलित समुदाय को संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें प्रदान की गई। संयुक्त का मतलब क्या होगा कि जो सीट रिजर्व होगी दलित समुदाय के लिए, वहां पर खड़े होने का अधिकार केवल दलित समुदाय को होगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार सभी को होगा। तो ये बिंदु आप यहां पर ध्यान में रखना। इसके बाद हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़े तो आप देखिए यहां से 1919 में अगर संस्थागत आधार पर सुधार देखें कि किस किस संस्थाओं की स्थापना होती है, तो 1919 के अधिनियम के आधार पर भारत में ली कमीशन की स्थापना होती है, जिसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। और उस रॉयल कमीशन के आधार पर भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे हम आज की तारीख में यूपीएससी कहते हैं। इस यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई। तो आप देखिए यहां पर एक संस्थागत सुधार है कि और अधिक आगे बढ़ रहे हैं और 1919 तक पहुंचते पहुंचते अभी तक लोक सेवा आयोग, ब्रिटिश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही भारत में एग्जाम्स होते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अब भारत में ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षाएं होगी और आईसीएस के अधिकारियों का सिलेक्शन किया जाएगा। उसी को हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था। एक बार मैंने पहले पूछा था, लेकिन बहुत कम लोगों ने आप में से जवाब दिया था। आज मैं रिपीट कर रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो ये पॉइंट आप यहां पर बताएं। 1919 के अधिनियम का एक बिंदु और है जो आपका 1909 में नहीं था। जैसे लोक सेवा आयोग यहां नहीं है, यहां पर है। इसी प्रकार से एक बिंदु और है, क्या इस जगह पर प्रांतीय विधान परिषद तो है, लेकिन वो नाम मात्र की है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है, लेकिन नाम मात्र के। यहां पर प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना व्यापक स्तर पर कर दी जाएगी, जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन प्रांतीय स्तर पर 1919 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली, इसको हम कहते हैं ड्यूअल रूल ऑफ सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली। इसके तहत क्या था? इसके तहत प्रांतीय विषयों को जानबूझकर 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय निर्वाचित भारतीयों को दिया गया, जबकि आरक्षित विषय मनोनीत सदस्यों को दिया गया। ये एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर
प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटना निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के मध्य भेदभाव करने वाला एक बहुत बड़ा टूल था, औजार था। यही कारण है कि इस द्वैध शासन प्रणाली को 1927 में गठित साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया कि ये प्रोसेस सही नहीं है। हालांकि ये रहा 10 साल तक, लेकिन बाद में 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ड्यूअल रूल ऑफ सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और इसे कहां पर लागू कर दिया गया? तो उत्तर होगा केंद्रीय स्तर पर इसको लागू कर दिया गया। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। एक बिंदु आपके दिमाग में आएगा कि सर जैसे 1919 से 1935 में हम जाएंगे तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हमें केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहला बिंदु। जैसे यहां पर और बड़ा सुधार हो रहा है, एक तो आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इसी प्रकार से यहां पर विषयों को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय 59, 54, 36 के तहत बांट दिया गया। और अवशेष शक्तियां जो आज संघ के पास में, आज की तारीख में, वो रेसिडुअरी पावर्स उस समय किसके पास रखी गई? तो उत्तर होगा वाइसरॉय के पास। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखोगे। इसके अतिरिक्त कुछ अलग अलग बिंदु हैं जो आगे वाले अधिनियम में है, पीछे वाले नहीं। कारण क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आम जनता की जागरूकता बढ़ती जाएगी और उसी जागरूकता के अनुरूप ब्रिटिश हर अधिनियम में अपना रिफॉर्म्स करेंगे। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सबसे कम समय के लिए रहा? और आपका 1892 का एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो जाहिर सी बात है आपका 1909 उसमें उत्तर होगा। 1909 का कार्यकाल जो है वो बहुत कम है। और जैसे जैसे 1909 से 1919 तक हम पहुंचते हैं वैसे वैसे व्यापक स्तर पर रिफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं कि अंग्रेज ये बात जानते थे कि भारतीयों में हमारे शासन से लगातार असंतोष भड़क रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, मतलब अंग्रेज जानते थे कि वो शोषण भारतीयों को कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा, उस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिस प्रकार उफनते दूध के अंदर कुछ बूंदे पानी की डालने से वो दूध बैठ जाता है, उसी प्रकार हमारे परिपक्व होते राष्ट्रीय आंदोलन की मांगों को देखते हुए इन्होंने व्यापक सुधार किए ताकि भारतीयों में असंतोष को रोका जा सके। जैसे आप देखोगे यहां पर केवल स्वशासन की मांग है। 1909 में उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा स्वशासन की मांग है, जिसे 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की घोषणा की गई। लेकिन आप देखिए ये स्वराज यहां से बढ़ते बढ़ते 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें डिमांड क्या हो जाएगी? पूर्ण स्वराज होगी। जब डिमांड पूर्ण स्वराज की होगी तो 1935 के अधिनियम में अंग्रेज अंतर भी उसी के अनुरूप करेंगे। तो आप इसको एक बार फिर देखिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको आ सकते हैं। इसके अलावा और जो पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं वो बिंदु, एक तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा जिस भारत सचिव की स्थापना की गई थी, उस भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई थी। उस परिषद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा। और एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि मैंने तो पूरा पढ़ा दिया आपको इससे पहले, किस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पद की स्थापना की गई थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास पहुंचे तो उसका उत्तर होगा
आप खुद कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैंने इससे पहले वाले में पूरा में बता रखा है। तो ध्यान रखना, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 1909 से लेकर 1935 के अधिनियम के संवैधानिक विकास को दिखाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को दिखाइए, तब आपको उनमें तीनों अधिनियमों को थोड़ा थोड़ा वहां पर प्रस्तुत करके अपने उत्तर को बताना है। सबसे बढ़कर, जैसे एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया तो लड़के चकरा गए प्रश्न देख करके। क्या 1935 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पीछे न लौट सकने का बिंदु बन गया था? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो मैं इसको मिटा रहा हूं पूरे को एक साथ, आप लोगों के सामने एक प्रश्न आपके पास पेश कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने ये है और यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया, जैसे यहां से, और ध्यान रखना वैसे आप लोग कि 1909 का अधिनियम भी बहुत बड़ा है, 1919 का अधिनियम जस्ट उससे दुगुना है, और 1935 का अधिनियम 1909 से कम 10 गुना बड़ा है, क्योंकि 1935 तक पहुंचते पहुंचते मौलिक अधिकारों का प्रारूप भी पेश कर दिया गया था। इसलिए आप लोग यहां पर ध्यान रखें कि पूरा अधिनियम के बजाय 4 या 5 बिंदु हमेशा तुलनात्मक अध्ययन में ध्यान रखें, जैसे वायसरॉय की कार्यकारिणी, केंद्रीय विधान परिषद, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षित प्रणाली, और कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना जैसे लोक सेवा आयोग, आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, ये बिंदु। और एक बिंदु आप जो है और ध्यान रखोगे, वो कौन सा है, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। ध्यान रखना, इस जगह पर 1909 का अधिनियम जो है उसमें प्रांतों को स्वायत्ता बहुत कम है, प्रांतों को स्वायत्ता 1909 में बहुत कम है। 1919 में द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्ता को देने का प्रयास किया गया, लेकिन यह स्वायत्ता वास्तविकता में धरातल के स्तर पर बहुत कम थी, और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता को काफी बढ़ा दिया गया। और यही कारण है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सरकारें बनी, प्रांतीय गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी। और मैंने कहा था कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए और उनमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो ये आप देखोगे एक पॉइंट कौन सा, यहां पर प्रांतीय स्वायत्ता 1909 में न के बराबर है। 1919 तक पहुंचते पहुंचते प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और पहली बार प्रांतीय स्तर पर भारत में भारतीय मंत्री बने, लेकिन उनको जो विषय दिए गए थे, हस्तांतरित विषय, वो काफी कमजोर सब्जेक्ट थे, उन्हें मनोनीत मंत्रियों पर निर्भर रहना पड़ता था। और 1935 तक पहुंचते पहुंचते तो आप देखिए भारत में प्रांतीय स्वायत्ता और अधिक बढ़ा दी गई, या मैं कह सकता हूं कि भारत में उत्तरदायी शासन की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो उत्तर होगा राज्य स्तर पे। क्यों? क्योंकि 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, और उन प्रोविंशियल इलेक्शन में ब्रिटिश भारत में 11 प्रांतीय सरकारें बनी, और ये जो 11 प्रांतीय सरकारें बनी, इनमें 11 की 11 प्रांतों में सत्ता भारतीयों के हाथों में थी। यह भी एक बहुत सकारात्मक बिंदु था जो यहां पर देखने को मिला। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आपको उनको किस प्रकार से टैकल करना है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 1909 के अधिनियम से लेकर 1909 के अधिनियम से लेकर 1935 तक के अधिनियम तक भारत की संवैधानिक विकास को प्रस्तुत कीजिए। मान लीजिए ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है, तो यहां पर ज्यादातर लोग क्या होंगे कि वो एक पैरा में लिख देंगे 1909 का अधिनियम, एक पैरा में 1919 का अधिनियम, एक पैरा में 1935 का अधिनियम, और वो सोचेंगे ये संवैधानिक विकास है। ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं है।
आप जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1909 के अधिनियम से लेकर 1935 तक के अधिनियम के संवैधानिक विकास को प्रस्तुत कीजिए, तो उस समय आपको एक एक पॉइंट बताना है और साथ ही साथ पृष्ठभूमि बताना है। कैसे कि 1909 के अधिनियम से पहले बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन ने भारतीयों में जागरूकता व्यापक स्तर पर पैदा की, जिसका नतीजा था 1909 में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। साथ ही साथ जैसे ही 1909 से 1919 तक अनेक ऐसी घटनाएं हुई, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, गांधी के स्थानीय आंदोलन ने जागरूकता और पैदा कर दी, जिसका नतीजा था कि अब अंग्रेजों को भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना की संख्या भी लगभग दोनों सदनों में व्यापक स्तर पर भारतीयों की बढ़ा दी गई। 1935 तक पहुंचते रियासतों को भी शामिल कर लिया गया और संघीय विधानमंडल का प्रारूप सामने आया, जिसमें राज्य परिषद में 260 और संघीय सभा में 375 की संख्या आ गई। ये भारत के संवैधानिक विकास की ओर और बढ़ती जन जागरूकता की ओर संकेत करता है। फिर ये पहला पॉइंट, फिर वायसरॉय की कार्यकारिणी, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, फिर संस्थानों की स्थापना। मतलब एक बिंदु लेकर तीनों अधिनियम के पॉइंट्स आपको डालने, उसमें क्या डेवलपमेंट वहां पर हुआ है, तो उसको भी आपको बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट वहां पर आपको करना होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछिए कि 1935 का अधिनियम किस प्रकार भारत की संवैधानिक विकास के इतिहास में पीछे न लौट सकने वाला बिंदु बन गया था। पीछे न लौट सकने वाला बिंदु बन गया था। अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, देखो यूपीएससी में ये क्वेश्चन 2007 के आसपास पूछा गया है, लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा गया, आपको ईमानदारी से बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसका जवाब नहीं दे पाए, मतलब मेंस में इसको लिख नहीं पाए। और ध्यान रखना, आपके प्री में फैक्चुअल डाटा जितने मजबूत होंगे उतने ही आप मेंस में बहुत अच्छा प्रयास कर पाओगे। तो यहां पर आप देखोगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 का अधिनियम किस प्रकार भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पीछे न लौट सकने का बिंदु बन गया था। मैं बताऊं, उस साल 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, और जिसने अटेम्प्ट किया उसने क्या किया, उसने केवल और केवल 1935 का अधिनियम वहां पे लिखा और अपना पीछा छुड़ा लिया। यहां पर आप देखिए 1935 का अधिनियम किस प्रकार, मतलब मान लीजिए कि ये 1935 का अधिनियम है, ये मैंने जो पिलर दिया यहां पर, ये 1935 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है। और ये क्या चाह रहा है, ये बता रहा है कि 1935 तक पहुंचते जनता में जन जागरूकता इतनी बढ़ गई थी कि अब अंग्रेज पीछे नहीं हट सकते थे। कैसे? जैसे 1909 में जब उन्होंने वायसरॉय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य का प्रावधान किया गया, तो 1919 के अधिनियम तक पहुंचते कम से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो 1935 तक पहुंचते वो इस चीज से, मतलब जो 3 किए गए हैं उस 3 को वापस 2 नहीं कर सकती, बल्कि उसको 3 से 4 ही करना पड़ेगा। 1909 में यहां पर 1909 में केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 60 थी, यहां पर सदन को ही द्विसदनीय कर दिया गया और संख्या 60 और 145 कर दी गई, और यहां पर भी इसको द्विसदनीय बनाए रखा गया और संख्या में और अधिक बढ़ोतरी कर दी गई। तो यह कैसा विकास हो गया? संवैधानिक विकास में सकारात्मक विकास है।
और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों ने हमें जो विभिन्न अधिनियम के माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयास किया, वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों था। तो एक आपको पॉइंट बताना है वायसरॉय की कार्यकारिणी के सदस्यों के आधार पे, दूसरा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के आधार पे, और तीसरा जो है, तीसरा आपको नकारात्मक विकास दिखाना है कि जो नकारात्मक विकास यहां पर किया गया है इन दोनों में, 1935 तक पहुंचते पहुंचते उस नकारात्मक विकास से पीछे नहीं आ सकते। नकारात्मक विकास का मतलब क्या होगा कि 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और मुस्लिम समुदाय को सीटें आरक्षित की गई। 1919 तक पहुंचते पहुंचते अब वो उन्होंने मुस्लिम्स के साथ साथ सिखों, ईसाइयों आदि को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें प्रदान कर दी। तो 1935 तक पहुंचते पहुंचते वो अब अपनी इस बात से पीछे नहीं हट सकते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को तो सीटें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत दी, साथ ही साथ 1935 द्वारा दलित समुदाय को भी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित करनी पड़ी। मतलब ये आपका 1935 का अधिनियम, ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी तुलनात्मक अध्ययन की मांग कर रहा है, कंपैरेटिव स्टडी की मांग कर रहा है, तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा है। कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1919 के अधिनियम का तुलनात्मक अध्ययन 1935 के अधिनियम के साथ कीजिए। ऐसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा गया 1909 के अधिनियम की 1919 के साथ समीक्ष तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो आजकल कंपैरेटिव स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। जैसे नेहरू रिपोर्ट की तुलना साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कीजिए, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तुलना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कीजिए, या फिर वेवेल योजना की समीक्षा, वेवेल योजना का तुलनात्मक अध्ययन क्रिप्स मिशन के साथ कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा बढ़ रही है, और वो इसलिए भी कि आजकल ये सब पूछ लिया गया है, तो यूपीएससी थोड़ा सा उसी जगह से सामान्य अध्ययन को जटिल बनाने का प्रयास करती है। आपका अध्ययन वही रहेगा, लेकिन उसका पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने 3 अधिनियम आपके सामने प्रस्तुत किए और उनको बताने का पूरा प्रयास किया। इसी के अंतर्गत जो है हमने आपको तीनों अधिनियम बताए। कल हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी को होगा। तो ये बिंदु आप यहां पर ध्यान में रखना। इसके बाद हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट आप बढ़े। तो आप देखिए, यहां से 1919 में अगर संस्थागत आधार पर सुधार देखें कि किस किस संस्थाओं की स्थापना होती है, तो 1919 के अधिनियम के आधार पर भारत में ली कमीशन की स्थापना होती है, जिसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। और उस रॉयल कमीशन के आधार पर भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे हम आज की तारीख में यूपीएससी कहते हैं। इस यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई। तो आप देखिए, यहाँ पर एक संस्थागत सुधार है कि और अधिक आगे बढ़ रहे हैं, और 1919 तक पहुंचते पहुंचते अभी तक लोक सेवा आयोग, ब्रिटिश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही भारत में एग्जाम्स होते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अब भारत में ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षाएं होगी और आईसीएस के अधिकारियों का सिलेक्शन किया जाएगा। उसी को हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था। एक बार मैंने पहले पूछा था, लेकिन बहुत कम लोगों ने आप में से जवाब दिया था। आज मैं रिपीट कर रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो ये पॉइंट आप यहां पर बताएं। 1919 के अधिनियम का एक बिंदु और है जो आपका 1909 में नहीं था। जैसे लोक सेवा आयोग यहां नहीं है, यहां पर है। इसी प्रकार से एक बिंदु और है, क्या इस जगह पर प्रांतीय विधान परिषद तो है, लेकिन वो नाम मात्र की है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है, लेकिन नाम मात्र के। यहां पर
प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना व्यापक स्तर पर कर दी जाएगी, जिसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन प्रांतीय स्तर पर 1919 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली, इसको हम कहते हैं ड्यूअल रूल ऑफ सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली। इसके तहत क्या था? इसके तहत प्रांतीय विषयों को जानबूझकर दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय निर्वाचित भारतीयों को दिया गया, जबकि आरक्षित विषय मनोनीत सदस्यों को दिया गया। ये एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटना, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के मध्य भेदभाव करने वाला एक बहुत बड़ा टूल था, औजार था। यही कारण है कि इस द्वैध शासन प्रणाली को 1927 में गठित साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया कि ये प्रोसेस सही नहीं है। हालांकि ये रहा 10 साल तक, लेकिन बाद में 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ड्यूअल रूल ऑफ सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और इसे कहां पर लागू कर दिया गया? तो उत्तर होगा केंद्रीय स्तर पर इसको लागू कर दिया गया। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। एक बिंदु आपके दिमाग में आएगा कि सर जैसे 1919 से 1935 में हम जाएंगे तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हमें केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहला बिंदु। जैसे यहां पर और बड़ा सुधार हो रहा है, एक तो आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। इसी प्रकार से यहां पर विषयों को स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय 59, 54, 36 के तहत बांट दिया गया। और अवशिष्ट शक्तियां जो आज संघ के पास में आज की तारीख में, वो रेसिडुअरी पावर्स उस समय किसके पास रखी गई? तो उत्तर होगा वाइसरॉय के पास। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखोगे। इसके अतिरिक्त कुछ अलग अलग बिंदु हैं जो आगे वाले अधिनियम में है, पीछे वाले नहीं। कारण क्या होगा कि जैसे जैसे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आम जनता की जागरूकता बढ़ती जाएगी और उसी जागरूकता के अनुरूप ब्रिटिश हर अधिनियम में अपना रिफॉर्म्स करेंगे। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सबसे कम समय के लिए रहा? और आपका 1892 का एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो जाहिर सी बात है आपका 1909 उसमें उत्तर होगा। 1909 का कार्यकाल जो है वो बहुत कम है। और जैसे जैसे 1909 से 1919 तक हम पहुंचते हैं वैसे वैसे व्यापक स्तर पर रिफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं कि अंग्रेज ये बात जानते थे कि भारतीयों में हमारे शासन से लगातार असंतोष भड़क रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मतलब अंग्रेज जानते थे कि वो शोषण भारतीयों को कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा, उस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिस प्रकार उफनते दूध के अंदर कुछ बूंदे पानी की डालने से वो दूध बैठ जाता है, उसी प्रकार हमारे परिपक्व होते राष्ट्रीय आंदोलन की मांगों को देखते हुए इन्होंने व्यापक सुधार किए ताकि भारतीयों में असंतोष को रोका जा सके। जैसे आप देखोगे यहां पर केवल स्वशासन की मांग है। 1909 में उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा स्वशासन की मांग है, जिसे 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की घोषणा की गई। लेकिन आप देखिए ये स्वराज यहां से बढ़ते बढ़ते 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें डिमांड क्या हो जाएगी? पूर्ण स्वराज होगी। जब डिमांड पूर्ण स्वराज की होगी तो 1935 के अधिनियम में अंग्रेज अंतर भी उसी के अनुरूप करेंगे। तो आप इसको एक बार फिर देखिए, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको आ सकते हैं। इसके अलावा और जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं
वो बिंदु एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा जिस भारत सचिव की स्थापना की गई थी, उस भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई थी। उस परिषद को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। और एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि मैंने तो पूरा पढ़ा दिया आपको इससे पहले, किस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पद की स्थापना की गई थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास पहुंचे तो उसका उत्तर होगा, आप खुद कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैंने इससे पहले वाले में पूरा में बता रखा है। तो ध्यान रखना, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 1909 से लेकर 1935 के अधिनियम के संवैधानिक विकास को दिखाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को दिखाइए, तब आपको उनमें तीनों अधिनियमों को थोड़ा थोड़ा वहां पर प्रस्तुत करके अपने उत्तर को बताना है। सबसे बढ़कर, जैसे एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया तो लड़के चकरा गए प्रश्न देख करके। क्या 1935 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पीछे न लौट सकने का बिंदु बन गया था? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो मैं इसको मिटा रहा हूं पूरे को एक साथ, आप लोगों के सामने एक प्रश्न आपके पास पेश कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, और यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया जैसे यहां से, और ध्यान रखना वैसे आप लोग कि 1909 का अधिनियम ही बहुत बड़ा है, 1919 का अधिनियम जस्ट उससे दुगुना है, और 1935 का अधिनियम 1909 से कम 10 गुना बड़ा है, क्योंकि 1935 तक पहुंचते पहुंचते मौलिक अधिकारों का प्रारूप भी पेश कर दिया गया था। इसलिए आप लोग यहां पर ध्यान रखें कि पूरा अधिनियम के बजाय 4 या 5 बिंदु हमेशा तुलनात्मक अध्ययन में ध्यान रखें, जैसे वायसरॉय की कार्यकारिणी, केंद्रीय विधान परिषद, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और आरक्षित प्रणाली, और कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना जैसे लोक सेवा आयोग, आरबीआई की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, ये बिंदु। और एक बिंदु आप जो है और ध्यान रखोगे, वो कौन सा है? 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। ध्यान रखना, इस जगह पर 1909 का अधिनियम जो है उसमें प्रांतों को स्वायत्ता बहुत कम है, प्रांतों को स्वायत्ता 1909 में बहुत कम है। 1919 में द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्ता को देने का प्रयास किया गया, लेकिन यह स्वायत्ता वास्तविकता में धरातल के स्तर पर बहुत कम थी, और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता को काफी बढ़ा दिया गया। और यही कारण है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सरकारें बनी, प्रांतीय गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी। और मैंने कहा था कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए, और उनमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो ये आप देखोगे एक पॉइंट कौन सा, यहां पर प्रांतीय स्वायत्ता 1909 में न के बराबर है। 1919 तक पहुंचते पहुंचते प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और पहली बार प्रांतीय स्तर पर भारत में भारतीय मंत्री बने, लेकिन उनको जो विषय दिए गए थे हस्तांतरित विषय, वो काफी कमजोर सब्जेक्ट थे, उन्हें मनोनीत मंत्रियों पर निर्भर रहना पड़ता था। और 1935 तक पहुंचते पहुंचते तो आप देखिए भारत में प्रांतीय स्वायत्ता और अधिक बढ़ा दी गई, या मैं कह सकता हूं कि भारत में उत्तरदायी शासन की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे। तो उत्तर होगा राज्य स्तर पे। क्यों? क्योंकि 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, और उन प्रोविंशियल इलेक्शन में ब्रिटिश भारत में 11 प्रांतीय सरकारें बनी, और ये जो 11 प्रांतीय सरकारें बनी, इनमें 11 की 11 प्रांतों में सत्ता भारतीयों के हाथों में थी। ये भी एक बहुत सकारात्मक बिंदु था जो यहां पर देखने को मिला। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आपको उनको किस प्रकार से टैकल करना है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 1909 के अधिनियम से लेकर 1909 के अधिनियम से लेकर 1935 तक की
अधिनियम तक भारत की संवैधानिक विकास को प्रस्तुत कीजिए। अब मान लीजिए ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है, तो यहां पर ज्यादातर लोग क्या होंगे कि वो एक पैरा में लिख देंगे 1909 का अधिनियम, एक पैरा में 1919 का अधिनियम, एक पैरा में 1935 का अधिनियम, और वो सोचेंगे ये संवैधानिक विकास है। ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं है। आप जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1909 के अधिनियम से लेकर 1935 तक के अधिनियम के संवैधानिक विकास को प्रस्तुत कीजिए, तो उस समय आपको एक एक पॉइंट बताना है और साथ ही साथ पृष्ठभूमि बताना है। कैसे कि 1909 के अधिनियम से पहले बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन ने भारतीयों में जागरूकता व्यापक स्तर पर पैदा की, जिसका नतीजा था 1909 में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों संख्या को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। साथ ही साथ जैसे ही 1909 से 1919 तक अनेक ऐसी घटनाएं हुई, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, गांधी के स्थानीय आंदोलन ने जागरूकता और पैदा कर दी, जिसका नतीजा था कि अब अंग्रेजों को भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना की संख्या भी लगभग दोनों सदनों में व्यापक स्तर पर भारतीयों की बढ़ा दी गई। 1935 तक पहुंचते रियासतों को भी शामिल कर लिया गया और संघीय विधानमंडल का प्रारूप सामने आया, जिसमें राज्य परिषद में 260 और संघीय सभा में 375 की संख्या आ गई। ये भारत के संवैधानिक विकास की ओर और बढ़ती जन जागरूकता की ओर संकेत करता है। फिर ये पहला पॉइंट, फिर वायसरॉय की कार्यकारिणी, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, फिर संस्थानों की स्थापना। मतलब एक बिंदु लेकर तीनों अधिनियम के पॉइंट्स आपको डालने, उसमें क्या डेवलपमेंट वहां पर हुआ है, तो उसको भी आपको बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट वहां पर आपको करना होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछिए कि 1935 का अधिनियम किस प्रकार भारत की संवैधानिक विकास के इतिहास में पीछे न लौट सकने वाला बिंदु बन गया था। अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, देखो यूपीएससी में ये क्वेश्चन 2007 के आसपास पूछा गया है, लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा गया, आपको ईमानदारी से बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसका जवाब नहीं दे पाए, मतलब मेंस में इसको लिख नहीं पाए। और ध्यान रखना, आपके प्री में फैक्चुअल डाटा जितने मजबूत होंगे उतने ही आप मेंस में बहुत अच्छा प्रयास कर पाओगे। तो यहां पर आप देखोगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 का अधिनियम किस प्रकार भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में पीछे न लौट सकने का बिंदु बन गया था। मैं बताऊं, उस साल 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, और जिसने अटेम्प्ट किया उसने क्या किया, उसने केवल और केवल 1935 का अधिनियम वहां पे लिखा और अपना पीछा छुड़ा लिया। यहां पर आप देखिए 1935 का अधिनियम किस प्रकार, मतलब मान लीजिए कि ये 1935 का अधिनियम है, ये मैंने जो पिलर दिया यहां पर, ये 1935 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है। और ये क्या चाह रहा है, ये बता रहा है कि 1935 तक पहुंचते जनता में जन जागरूकता इतनी बढ़ गई थी कि अब अंग्रेज पीछे नहीं हट सकते थे। कैसे? जैसे 1909 में जब उन्होंने वायसरॉय की कार्यकारिणी में
एक भारतीय सदस्य का प्रावधान किया गया। तो 1919 के अधिनियम तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो 1935 तक पहुंचते पहुंचते वो इस चीज से, मतलब जो 3 किए गए हैं उस 3 को वापस 2 नहीं कर सकती, बल्कि उसको 3 से 4 ही करना पड़ेगा। 1909 में यहां पर 1909 में केंद्रीय विधान परिषद संख्या 60 थी, यहां पर सदन को ही द्विसदनीय कर दिया गया और संख्या 60 और 145 कर दी गई और यहां पर भी इसको द्विसदनीय बनाए रखा गया और संख्या में और अधिक बढ़ोतरी कर दी गई। तो यह कैसा विकास हो गया? संवैधानिक विकास भी सकारात्मक विकास है। और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों ने हमें जो विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयास किया वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों था। तो एक आपको पॉइंट बताना है वायसरॉय की कार्यकारिणी के सदस्यों के आधार पे, दूसरा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के आधार पे, और तीसरा जो है, तीसरा आपको नकारात्मक विकास दिखाना है कि जो नकारात्मक विकास यहां पर किया गया है इन दोनों में 1935 तक पहुंचते पहुंचते उस नकारात्मक विकास से पीछे नहीं आ सकते। नकारात्मक विकास का मतलब क्या होगा कि 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और मुस्लिम समुदाय को सीटें आरक्षित की गई। 1919 तक पहुंचते पहुंचते अब वो उन्होंने मुस्लिम्स के साथ साथ सिखों, ईसाइयों आदि को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें प्रदान कर दी। तो 1935 तक पहुंचते पहुंचते वो अब अपनी इस बात से पीछे नहीं हट सकते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को तो सीटें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत दी, साथ ही साथ 1935 द्वारा दलित समुदाय को भी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित करनी पड़ी। मतलब ये आपका 1935 का अधिनियम, ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी तुलनात्मक अध्ययन की मांग कर रहा है, कंपैरेटिव स्टडी की मांग कर रहा है, तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा है। कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1919 के अधिनियम का तुलनात्मक अध्ययन 1935 के अधिनियम के साथ कीजिए। ऐसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछा गया 1909 के अधिनियम की 1919 के साथ समीक्ष तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो आजकल कंपैरेटिव स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। जैसे नेहरू रिपोर्ट की तुलना साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कीजिए, या प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तुलना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कीजिए, या फिर वेवेल योजना की समीक्षा, वेवेल योजना का तुलनात्मक अध्ययन क्रिप्स मिशन के साथ कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा बढ़ रही है और वो इसलिए भी कि आजकल ये सब पूछ लिया गया है। तो यूपीएससी थोड़ा सा उसी जगह से सामान्य अध्ययन को जटिल बनाने का प्रयास करती है। आपका अध्ययन वही रहेगा लेकिन उसका पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपके सामने 3 अधिनियम आपके सामने प्रस्तुत किए और उनको बताने का पूरा प्रयास किया। इसी के अंतर्गत जो है हमने आपको तीनों अधिनियम बताए। कल हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।